Hello everyone, how are you? Dear student, welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World. Yes student, first of all you all happy दशहरा. ठीक है, आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी फैमिली को हम सबकी तरफ से दशहरा की ढेर सारी बधाइयाँ. आपने खूब इंजॉय किया होगा बिकॉज यू हैव 2 days हॉलीडेज ऑल्सो. सो आई विश कि आप सब ने बहुत इंजॉय भी किया होगा. अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा आज का टॉपिक एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट आवर टॉपिक इज क्रिया और काल. क्रिया जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब, इसी को हम कहते हैं एक्शन वर्ड. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड. और काल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस. तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे. इसी को हम क्रिया का एक और नाम होता है डूइंग वर्ड्स. इतने सारे नाम हैं क्रिया के, जिस नाम से आपको याद रहे उस नाम से आप इसे याद रख सकते हैं. बात करते हैं सबसे पहले क्रिया की. क्रिया आखिर होती क्या है और क्या वर्ब होती है, क्या जो है एक्शन वर्ड्स इसे क्यों कहते हैं, क्यों डूइंग वर्ड्स कहते हैं. तो देखिए, नाम क्रिया का जो अर्थ होता है वो होता है काम. क्रिया का अर्थ ही क्या होता है, काम. ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चले वही क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं. अगर सिंपल सीधे अर्थों में बात की जाए तो कि वे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने का, या तो काम अपने आप से हो रहा है या फिर करने का मतलब किसी और के द्वारा करने का पता चले, तो उसे हम कहेंगे क्रिया. इसी को हम वर्ब कहते हैं, इसी को ही एक्शन वर्ड कहते हैं. एक्शन का मतलब भी क्या होता है, काम. और डूइंग वर्ड्स, डूइंग, डू का मतलब भी करना. तो सारे नाम इसीलिए है क्योंकि इन सब का मतलब एक ही होता है, काम करना या फिर काम होना. तो वे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं कि भाई कोई काम अपने आप से हुआ या फिर काम किया गया, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है. जैसे हंसना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना. ठीक है, यहाँ तक कि सोना भी क्या है, क्रिया है. जैसे आप लोग सोते हैं और मम्मी कहती है सारा दिन सोता रहता, कोई काम नहीं करता, बट सोना भी एक क्रिया है. ठीक है, सांस लेना, हंसना, छींकना, खांसना, ये सारी क्रियाएं ही हैं. इनको हम काम कहते हैं, इसलिए ये इनमें कोई ना कोई काम हो रहा है, इसलिए ये सारी क्रियाएं हैं. तो उम्मीद करती हूँ क्रिया शब्द आपको समझ आया होगा कि किसी भी काम का वे शब्द जो हमें, मैं क्रिया की डेफिनेशन आपको लिख के बताती हूँ. क्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, वे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चले. वे शब्द जिनसे हमें किसी काम के, कोई भी काम हो सकता है, किसी काम के होने या करने का पता चले. देखो डिफरेंस है यहाँ पर कि या तो काम अपने आप हो रहा है या फिर कोई उस काम को कर रहा है, या तो वो स्वाभाविक क्रिया है या फिर वो किसी के द्वारा की जा रही है. वे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं. यहाँ तक सबको समझ आ गया. अब क्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. कोई भी चीज, जब कोई भी काम हम कर रहे हैं, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, ठीक है, छींकना, खांसना, आपका नाचना, गाना, ये सारे शब्द किस में आएंगे, क्रिया में आएंगे. अब इसी बेस पर क्रिया के दो भेद होते हैं. अब वो क्रिया के दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक होती है क्रिया अकर्मक और दूसरी होती है क्रिया सकर्मक. अकर्मक और सकर्मक. अकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है, ये हमें पता करना है. उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्म क्या होता है. कर्म होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो चीज होती है
जिस पर काम होने का फल पड़ता है, काम होने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। जैसे अगर मैं उदाहरण से आपको समझाऊं, मैं यहाँ एक उदाहरण लिख रही हूं, राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, लिखना है ना, लिखना यहाँ क्रिया है, लिखता है क्रिया है, इसमें लिखना क्रिया हो गई। अब राम क्या लिख रहा है, तो राम पत्र लिख रहा है। अब इस लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है, तो ये पत्र ही क्या है, कर्म है। समझ में आया? वे शब्द जो किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं वो तो क्रिया, तो लिखना तो हो गई या फिर क्रिया। अब इस लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, वही हमारा रहेगा कर्म। तो पत्र यहाँ पर कर्म है, क्योंकि लिख क्या रहा है, वो पत्र लिख रहा है, तो फिर पत्र ही कर्म हो गया। अब जब इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर कर्म है, तो कर्म के होने के कारण ये क्रिया हमारी है सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता है वे क्रियाएं कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं। और अगर कर्म नहीं है हमारी किसी क्रिया में, जैसे राम हंसता है, अब राम हंसता है, इसमें सबसे पहले हमें देखनी है क्रिया क्या है, तो इसमें ये क्रिया हो गई हंसना ना। क्या काम हो रहा है भाई, हंसना काम हो रहा है, हंस रहा है, तो हंसना जो है क्रिया है। अब राम क्या हंस रहा है, तब हमारे पास कुछ भी उत्तर नहीं है, क्योंकि हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है, उसके लिए किसी की और चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोई कर्म हमें नहीं मिला, और जब कर्म नहीं है तो फिर ये क्रिया हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता वो क्रिया हमारी कहलाती है अकर्मक क्रिया। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, हमने देखा सबसे पहले क्रिया की हमने परिभाषा देखी कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने के बारे में पता चले वे शब्द कहलाएंगे क्रिया। फिर हमने देखा कि क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला हमने देखा अकर्मक क्रिया और दूसरा हमने देखा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है। यहाँ तक आप सबको उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार, बुक में क्या बताया गया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले इन्होंने सेट किए, सूर्य उग रहा है, मनोज नहा रहा है, ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है, वायुयान उड़ रहा है। इन सब में उग रहा है, नहा रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, ये सारी क्रियाएं हैं। जो भी आपके पिंक कलर में लिखे हुए वर्ड्स है, ये सारी क्रियाएं हैं। इनसे हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। तो वे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। वही डेफिनेशन जो हम लिख चुके। वे शब्द जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्रिया के दो भेद बताए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के होने या करने के लिए किसी अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक होती है। अर्थात अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। तो वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होगी, और वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म वाली, और सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित क्रिया। ठीक है, तो जैसे कुछ उदाहरण हो गए, केले रखे हैं, तो केले रखे हैं, इसमें क्रिया क्या हो गई, रखे हैं। ठीक है, क्रिया रखे हैं। अब मैं इनको रेज कर रही हूँ, आगे कुछ उदाहरणों से एक बार इन्हें समझ लेते हैं ताकि आपको उसमें फिर बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल है केले रखे हैं, तो यहाँ पर उदाहरण हमने लिखा केले रखे हैं। अब केले तो हो गए हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और क्रिया है रखे हैं, लेकिन केले क्या रखे हैं इसका कोई उत्तर नहीं है, तो ये क्रिया है हमारी अकर्मक। पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, अब पक्षी क्या उड़ रहा है इसका भी हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। तो उड़ना तो क्रिया है, लेकिन पक्षी क्या उड़ रहा है तो फिर कोई उत्तर नहीं है। इसका मतलब ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। अच्छा, आपको कर्म का पता कैसे चलेगा कि इसमें कर्म है या नहीं है? कर्म का पता करने के लिए हमें क्या या किसे
ये प्रश्न पूछेंगे। अगर इनका उत्तर हमें मिल जाता है, कहाँ नहीं पूछेंगे, है ना, कहाँ नहीं पूछेंगे। अगर कहाँ पूछ लिया तो फिर आंसर गलत आएगा। तो क्या और किसे, ये दो प्रश्न पूछेंगे। अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक है। जैसे केले क्या रखे हैं, नहीं पता। अब पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या उड़ रहा है, नहीं पता। तो ये हमें दो उदाहरण मिल गए किसके, अकर्मक क्रिया के। आगे देखते हैं, मोर नाचता है, तितली उड़ती है, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, नाचता, नाचना इसमें क्रिया है, लेकिन ये भी क्या है, अकर्मक है, अर्थात इनमें कर्म नहीं है। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया के करने में अथवा संपूर्ण होने में हमें किसी अन्य कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक कहते हैं। और सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म सहित रहने वाली क्रिया या कर्म के साथ रहने वाली क्रिया। जैसे उदाहरण की बात करें तो सीता पत्र लिखती है या राम पत्र लिखता है, मैंने अभी बताया आपको। तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है। फिर है मोहन फुटबॉल से खेलता है, मोहन फुटबॉल से खेलता है। अब मोहन किससे खेलता है, ठीक है, फुटबॉल से खेलता है। भाई खेलना थी यहाँ पर क्रिया और फुटबॉल हो गया कर्म, तो फिर ये क्रिया कौन सी हो गई हमारी, सकर्मक क्रिया है, इसके अंदर कर्म है। उसके बाद है गीता स्वेटर बुनती है, गीता स्वेटर बुनती है। तो गीता क्या बुनती है, गीता स्वेटर बुनती है, तो यहाँ पर भी कर्म है। तो बुनना तो क्रिया हो गई और स्वेटर कर्म है, इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी गीता पढ़ रही है, ठीक है, पिताजी पौधों को पानी दे रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी उदाहरण जिसमें कर्म होगा वो आपका उदाहरण हो जाएगा सकर्मक क्रिया का। आगे चलते हैं कि क्रियाओं के सामने क्या प्रश्न लगाने से जो उत्तर मिलता है वो क्रिया का कर्म कहलाता है। जैसे सीता क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। मोहन क्या खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है। सीता क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है। इससे पता चलता है कि लिखने, खेलने और बुनने का काम जो फल है वो पत्र, गेंद और स्वेटर पर पड़ा, ठीक है। अतः इन तीनों शब्द लिखने, खेलने और बुनने की जो है ये कर्म है। ये था हमारा क्रिया का टॉपिक। समझ में आपको उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ आ गया होगा। सिंपल था। क्रिया के डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, क्रिया के सारे नाम हमें पता होना चाहिए। किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहेंगे। दो भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक। जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक। पता करने के लिए क्या करेंगे, क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्रिया से, ठीक है, क्या और किसे। अब बात कर लेते हैं काल, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। इंग्लिश में इसे हम टेंस कहते हैं और टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। ऐसे ही काल के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो काल कहते किसे हैं ये हमें देखना है। अब देखो, अभी हमने बात की कि क्रिया होती है। भाई क्रिया कब हुई, क्रिया के होने के काल को, क्रिया के होने के समय को, काल मतलब समय, समय को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिया कब हुई ये हमें जब पता चलेगा तो वो उसका काल कहलाएगा। जैसे भारत गुलाम था, ठीक है, था, भारत अब आजाद है और भारत अब आजाद ही रहेगा। ऐसी हम मनोकामना करते हैं कि भारत अब कभी फिर किसी का गुलाम ना बने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 एग्जाम्पल्स। इसमें आपको देखना क्या है, इसमें देखना है यहां लास्ट में था आया, यहां है और यहां पर गा,
था, है और गा। अभी हमने बात की कि क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं। तो क्रिया यहाँ पता चल रही है कि वो क्रिया कब हुई। देखिए यहाँ भारत गुलाम था, यानी भारत पहले गुलाम था, तो ये काम तो हो चुका ना, अब थोड़ी गुलाम है भारत, तो ये काम हो चुका। इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को हम कहते हैं भूतकाल। ये काम हो चुका है। अब बात करते हैं, भारत अब आजाद है। आजाद है इसका मतलब भारत पहले गुलाम था, लेकिन अब गुलाम नहीं है, अब वो प्रेजेंट काल है, इस समय भारत आजाद है, यानी ये है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्तमान काल। अब अंतिम जो सेंटेंस हमने लिखा था, उस सेंटेंस में हमने लिखा था कि भारत आजाद ही रहेगा। गा जहां पर आ रहा है, इसका मतलब हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि भाई पहले तो भारत गुलाम था, लेकिन अब भारत आजाद हो गया है, लेकिन आगे भारत अब आजाद ही रहेगा। तो ये जो रहेगा ना, ये आने वाले समय के बारे में बता रहा है, यानी ये हमारा कौन सा काल है, इसे हम कहेंगे भविष्य काल। ये 3 काल होते हैं, जिसको हमने उदाहरण से समझा कि 3 काल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा भूतकाल। भूतकाल की पहचान क्या क्या होती है, तो देखो भूतकाल में मैंने अभी अभी आपको बताया, था, थे और थी, ये अकॉर्डिंग टू वचन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। भारत आजाद था, ये एक वचन था तो था आ गया। अगर हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं जो बहुवचन होती तो थे आ जाता, अगर उसका लिंग स्त्रीलिंग हो जाता तो फिर थी आ जाता। जैसे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो वो थी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने बात की कि क्रिया के होने या करने के समय को हम काल कहेंगे, और काल के 3 भेद होते हैं। तो हमने कौन कौन से देखे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल वो होता है जिस क्रिया से किसी कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चले, अर्थात जिस समय काम पूरा हो चुका है, वो समय जिसमें काम पूरा हो चुका है वो तो भूतकाल रहेगा, लेकिन काम अभी भी चल रहा है वो रहेगा वर्तमान काल, और आने वाले समय की बात जहां हम करेंगे वो रहेगा हमारा भविष्य काल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे काल के बारे में। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनकी पहचान देख लीजिए, ये तो भूतकाल की हो गई है। वर्तमान काल की पहचान आपको मिलेगी है, ठीक है, या फिर हैं, एक वचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग। फिर भविष्य काल की बात करें, भविष्य काल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लगाकर लिख सकते हैं। तो भविष्य काल की बात करें तो इसके भी पहचान देखें, इसमें लास्ट में गा, गे और गी, ये इसकी पहचान होती है। तो जिसमें लास्ट में गा, गे, गी आएगा वो भविष्य काल कहलाएगा। जैसे राधा गाना गाएगी, गाएगी अभी उसने गाया नहीं है, आएगी, वो गाएगी। कब गाएगी, जब उसका समय होगा तब गाएगी। ठीक है, मोहन विद्यालय जाएगा, मोहन विद्यालय जाएगा, मोहन विद्यालय कब जाएगा, ये आने वाले समय की बात है। ठीक है, अब इसमें कुछ रोचक तथ्य है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो क्रिया शब्दों के सभी रूपों में पाई जाती है। सभी क्रिया सूचक शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इनके बिना वाक्य नहीं बन सकता, इनके बिना वाक्य नहीं बन सकता। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को जो है उसको धातु कहते हैं। जैसे खेलना है, हंसना है, रोना है, ये क्रियाएं हैं। अभी बात की थी हमने क्रियाओं की, ये क्रियाएं हैं। इसका मूल रूप क्या है, खेलना का खेल, हंसना का हंस, रोना का रो, ये इसके मूल रूप है और मूल रूप को धातु कहते हैं। ये रोचक तथ्य में हमें बताया गया है। तो आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया वे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का बोध होता है वो क्रिया कहलाएंगे। क्रिया के हमने 2 भेद पढ़े, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक। उसके बाद हमने पढ़ा काल। तो क्रिया के होने या करने के
जिसमें हमें समय का पता चले कि क्रिया कब हुई, वो हमारा काल कहलाएगा। काल के हमने 3 भेद पढ़े, काल के हमने 3 भेद पढ़े, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्यकाल जो समय आने वाला है वो भविष्यत काल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।